Hello and welcome everyone. This is CA Chinmay Pathak and for the CA Foundation Business Laws एग्जाम्स मैंने शुरू करी है डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सर। देख सकते हो आप ये डे 6 है सर, हमारा डे 6। और एवरी डे मैं आप लोगों से करवा के लेता हूँ। स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन करे थे सर, लेकिन आगे आगे जो इनपुट्स हैं मुझे स्टूडेंट से मुझे समझा कि आपको 2 क्वेश्चन करवा के लेने आप लोगों से, साथ ही साथ इसमें एक केस स्टडी होना चाहिए और एक थ्योरी होना चाहिए सर। और इसी बेसिस पे आज हमारा डे 6 है और शुरू करते हैं। अगेन सर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, क्वेश्चंस तो मैं दिखाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसका प्रेजेंटेशन पे भी हम काम करने वाले हैं। ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप में से कोई मुझे ये नहीं कह देता कि सर अब कॉन्फिडेंस जो है ना वो अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अभी तक तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, वो सब यही बोल रहे हैं सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल तक जब तक आप बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं जाता तब तक ये सीरीज शायद ही मैं रोकूंगा। देखते हैं फ्यूचर की बात फ्यूचर में करेंगे। फिलहाल के लिए तो अब ये सीरीज हमने शुरू करी है इसको मैं अभी के लिए तो भी रोकने नहीं वाला हूँ। साथ ही साथ मेरा एक वेबिनार है सर, 16 मार्च को मेरा वेबिनार है द आर्ट ऑफ राइटिंग परफेक्ट आंसर्स के ऊपर। तो आके आप लोग उसमें आ जाइए, कंप्लीटली फ्री वेबिनार रहेगा, 1 घंटे का रफली ये वेबिनार है। इसी के साथ मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा सर, मेरी सीए फाउंडेशन की जून एज वेल एज दिसंबर 2024 के लिए जो लॉ की लाइव बैच है वो अवेलेबल है। आप बाय कर सकते हो एट ओनली 3,300 रुपीज फ्रॉम माई वेबसाइट air3ca.graphy.com। और आप लोगों को इसमें और एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ सर, अगर कोई बच्चा है जो सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहता है मेरे से सिर्फ न्यू चैप्टर्स, तो उसके लिए सिर्फ 1,111 रुपीज यानी सिर्फ 1111 रुपए में मैंने लॉन्च करी है द न्यू सिलेबस द न्यू चैप्टर सीरीज बैच फॉर इकोनॉमिक्स। और फुल इकोनॉमिक्स बैच भी अवेलेबल है एट द सेम प्राइस ऑफ जस्ट ₹3,300। तो शुरू करते हैं हमारे इस आज के क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। पहला क्वेश्चन नंबर 14 विच इज आवर केस स्टडी। क्या लिखता है? जब भी बड़ा क्वेश्चन दिखे सर सबसे पहले लास्ट की 2 या 1 लाइनें पढ़ लीजिए चाहिए। तो क्या बोलता है सर, मैं देखता हूँ। लास्ट की लाइन मेरी शुरू होती है यहाँ से, काफी बड़ी है यार, यहाँ से तो चलो ये भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। He agreed to receive the consideration, accepted the above agreement to receive money to retire from his office। अरे ऑफिस से रिटायर होने के लिए आप मुझे पैसा दे रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज गलत है। तो मैं आगे लिखता हूँ द अबव अग्रीमेंट वैलिड है क्या पूछता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो लास्ट 2 लाइंस पढ़ के मुझे इतना तो समझ गया सर कि क्वेश्चंस कुछ इलीगैलिटी और वैलिडिटी के ऊपर है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे काम करेगा। अभी पूरा पढ़ते हैं सर। मिस्टर एस एज्ड 50 इयर्स वाज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, काम करता था। ही वाज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल बाद रिटायर होना चाहता था। मिस्टर डी मेड अ प्रपोजल टू मिस्टर एस टू अप्लाई फॉर वॉलंटियर रिटायरमेंट। वॉलंटियर रिटायरमेंट मतलब 2 साल बाद तू स्टैट्यूटरीली रिटायर हो रहा है ना भाई, तो आज ही तेरा रेजिग्नेशन दे दे, बोलना मेरे को अभी रिटायर हो जाना है। सो दैट मिस्टर डी कैन बी अपॉइंटेड, तो मिस्टर डी को वो जॉब मिल जाए। और मिस्टर डी ने उसको 10 लाख एज कंपेंसेशन उसको दिया कि तू चला जा, टू इंड्यूस हिम टू रिटायर। ये इंड्यूस वर्ड पढ़ के ना आप लोगों के मन में आ सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आने लगेगा कि ऐसे घुमाता है ऐसे वर्ड यूज करके। मिस्टर एस रिफ्यूज्ड एट फर्स्ट इंस्टेंस, पहले उसने ना कहा, बट व्हेन ही इवैल्यूएटेड, उसने जब सोचा इस ऑफर के बारे में तो उसको समझा दैट दिस 10 लाख इज डबल ऑफ हिज क्यूमुलेटिव रेम्यूनरेशन, मतलब उसको रिटायर होने के बाद 10 लाख 5 लाख मिलने वाले थे, ये तो भाई उसको 10 लाख दे रहा था। एंड दैट्स व्हाई he retired। okay, he retired किधर लिखा है, agreed to receive the remuneration and accepted the above agreement to receive money to retire from। उसने बोला ठीक है मैं करूंगा ये चीज। अब अपने को आईसीएम पूछता है सर whether this is valid and if evaluate in the light of this Indian Contract Act। ये अगर यहाँ से आपका आंसर शीट शुरू होने वाला है सर, मिडिल सेंटर ऑफ द पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 14 जस्ट बिकॉज इट इज अ केस स्टडी। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत लोगों को पता होगा ये चीज। देखिए यहाँ पे ना एज सच कुछ इलीगल नहीं है सर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कोई काम करो ताकि मैं आपको करप्शन के पैसे दूं, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ आप जल्दी छोड़ दो ताकि मुझे लग जाए, मुझे वो जॉब मिले। तो इसको ये केस ना इलीगलिटी में नहीं आती, इसको हम कहते हैं अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट। मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी है, आप वहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों लगे हो सर, ताकि जनता की सेवा करो। और अभी आप ही पैसे लेके अगर जनता की सेवा नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो ये कहीं ना कहीं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना सर, आईसीए कहता है या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा होते हैं सर वॉइड। तो मान लीजिए इसने सर्विस छोड़ दी लेकिन इसको पैसा नहीं मिला, तो ये कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि सर वॉइड जो वॉइड होता है ना वो अनएनफोर्सिबल भी
होता है, void जो होता है वो अनएनफोर्सेबल भी होता है। तो बस इसी के साथ इतना ही इसका प्रोविजन है सर। शुरू करते हैं इसके आंसर को। सबसे स्टार्टिंग पे लिखता हूँ सर फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस। इसको मैं करूंगा एक अच्छा खासा बॉक्स पेन से ही मेरे, और मैं शुरू करता हूँ मेरा आंसर। फैक्ट्स ऑफ द केस है सर, इतना बड़ा पूरा लिखना है नहीं, सिर्फ एकदम 2 लाइनों में लिखना है। मिस्टर एस वॉज ऑफर्ड ₹10 lakhs by Mr. D to take voluntary retirement from his government job so that Mr. D can join early। क्या बात है सर, सिर्फ एक लाइन में लिख दिया जी, बिल्कुल एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में पूरा फैक्ट लिख दिया। फिर मैं मेरी आगे जो मैं लिखना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा सर एप्लीकेबल प्रोविजंस। एप्लीकेबल प्रोविजंस में मुझे लिखना है सर, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे वर्ड यूज करना है, देखो, अंडर द लाइट ऑफ, अंडर द परव्यू ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ, या फिर एज पर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर द लाइट ऑफ प्रोविजंस of the Indian Contract Act 1872 following type of। सर एक एक लाइन क्यों छोड़ रहे हो बीच में ऐसी वाली? यार ये मेरे लिखने का स्टाइल है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, जो मैंने अभी तक पेपर लिखे हैं जिसमें आज तक मुझे एग्जाम्पशंस आए हैं इन लॉ, मैंने हमेशा ऐसे ही पेपर लिखे हैं सर। सो फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर void and unenforceable, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखता हूं contracts which are opposed to public policy, that's it। तो देखो मैंने क्या लिखा, ये वॉइड एंड एनफोर्सेबल कैसे सर, जो पब्लिक पॉलिसी को अपोज्ड है। तो बस यहाँ पे मेरा आएगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। कुछ जगह पे मैं सिर्फ कंक्लूजन लिखता हूँ, कहीं पे मैं एनालिसिस लिखता हूँ एंड कंक्लूजन लिखता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ सर? देखो मैं एक स्टूडेंट की तरह हूँ, मैं बैठा हूँ पेपर में जाके, मुझे जिस तरीके से फील होगा मैं लिखूंगा। मेरे प्रेजेंटेशन से मेरे मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ पे आप सीधा कंक्लूजन लिखोगे, एनालिसिस पहले लिख के फिर कंक्लूजन लिखोगे तो भी चलेगा सर। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन द गिवन केस मिस्टर सी, मिस्टर सी है ना, मिस्टर एस से कौन है? अच्छा एस से बाबा, ठीक है, बड़ा ABCDEFGH। मिस्टर एस इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, his retirement is due in 2 years, but he was offered to take। सर फैक्ट्स वापस लिख रहे हो? नहीं बच्चे, मैं यहाँ पे देखो आगे क्या लाइन यूज करूंगा, बट ही वॉज ऑफर्ड टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट बाय मिस्टर डी एंड मिस्टर डी विल pay him ₹10 lakhs and Mr. S accepts the offer। अब देखो बच्चे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, such contract is opposed to public policy and thus are void, या फिर thus is void and unenforceable। सर ये तो वही है जो प्रोविजंस में लिखा। हाँ अब समझ, अभी आप पॉइंट पे आ गए ना। देखो कैसे बॉक्स कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, अभी आप पॉइंट पे आ गए सर। आपका क्वेश्चन में ही ज्यादा करके आपका आंसर बैठा होता है, आपका क्वेश्चन ही आपको बताता है मेरे में आंसर है, देख रहे हो। और देखो इस आंसर्स की प्रेजेंटेशन को देखो ना, कितना सही से ये प्रेजेंटेशन किया हुआ है, कितना सही प्रेजेंटेशन है। देखो मतलब देखने वाला सिर्फ इतना पढ़ने वाला, देखो एग्जाम में पढ़ेगा यार, देखो यार वॉइड है, अनएनफोर्सेबल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वॉइड अनएनफोर्सेबल, बस उसके लिए तो काम यहीं पे बन जाएगा।
तो बस इस तरीके का अपना ये केस स्टडी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको ना आईसीआई का एक बहुत बड़ा ग्लिच बताता हूँ सर। ग्लिच यानी क्या सर? एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना आज का अपना, ये क्वेश्चन नंबर 15 आईसीआई के स्टडी मटेरियल भी हुई है। इसको पहले आईसीआई ने आरटीपी में भी दिया था और ये एग्जाम में 2 बार आया, एक पहले आ गया और एक अभी के अटेम्प्ट में दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में आया था। अगर आप मॉड्यूल में जाके देखोगे ना स्टडी मटेरियल में, तो ये सेम कॉन्सेप्ट का जो एक्सेप्ट जो ये रहते हैं ना, साइलेंस इज अ फ्रॉड, इसके जो केसेस दिए हुए थोड़े से अलग है सर। लेकिन आईसीआई के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं ना सर एक्सरसाइज वाले, उसमें इसी का आंसर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है सर। और बहुत बच्चे मार खा गए इस क्वेश्चन में, इस अटेम्प्ट में भी, जबकि ये पहले भी बताया था आईसीआई ने, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कुछ मस्ती किया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है आरटीपीज को देखना, कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो देखा कीजिए। ठीक है, मैं भी लेके आने ही वाला हूँ एनीवेज, आरटीपी को सॉल्व करके हम लेके आने ही वाले हैं। तो चलते हैं ये थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर अपना, दैट इज मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तो ये कहता है कि, ठीक है, बात करते हैं इसके डिटेल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस वेयर द साइलेंस इज अ फ्रॉड। अच्छा, 2 क्वेश्चन पूछा है सर, एक ये प्रपोजिशन, एक ये प्रपोजिशन। चलो कॉन्सेप्ट सबको एक्सप्लेन करवा के देता हूँ। पहले आप सब देख सकते हो कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना सर 1872 का, जो अंग्रेजों ने लाया था इंडिया में, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉड क्या होता है। तो फ्रॉड यानी मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, मुझे पता है वो चीज झूठी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट आई बिलीव कि ये ट्रू नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अरे कर रहे कुछ नहीं, सब सही है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको कोई चीज नहीं बताता हूँ जबकि वो बताना बहुत जरूरी है सर। ये बताना बहुत जरूरी, दैट इज आई ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम यू इवन व्हेन आई नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर एग्जांपल देखोगे तो मेरे को बोलता हूँ अरे गाड़ी ले ले एकदम सही चलती है भाई, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और वो रेनोवेट करके मैं आपको बेच रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूँ, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, लेकिन आपने मुझे पूछा ही नहीं कुछ कि गाड़ी कैसी है, मतलब इसका कुछ हुआ था क्या। मैंने बोला मैं भी कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बोला देख भाई मस्त गाड़ी है ना, ले ले। आपने बोला ठीक है ना, तुमने पूछा इसका कुछ हुआ था क्या, ना मैंने बताया, दैट इज मैंने बताया ही नहीं, जबकि वो बताना बहुत जरूरी था सर। तीसरा केस होता है, मैं तेको बोलता हूँ भाई देखो ना, मैं एक लैम्बोर्गिनी डिलीवर करके दे दूंगा, तो मैं तुमको ना कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, जबकि मेरा उसको निभाने का कोई इंटेंशन नहीं है सर, मैं उसको निभाना ही नहीं चाहता हूँ। एक हो जाता है सर, मैं क्या बोलता हूँ पता है, मैं एक दुकानदार को बोलता हूँ ये ले भाई, ये मेरे जो मसाले के पैकेट्स है ना बहुत सही से चलते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका, इसको तो बेच। वो बोलता है नहीं मैं नहीं बेचूंगा, बोलता है रखना एक सैंपल, रख कुछ नहीं होता। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे 25-30 दोस्तों को बोलता हूँ रोज एक एक जन जाके ना ये सैंपल को ना बोले है क्या आपके पास ये क्यू कंपनी का सैंपल, जाके रोज पूछे ऐसा, ताकि क्या होगा इस दुकानदार को लगने लगे भाई इसका तो अच्छा खासा डिमांड है। फिर ये दुकानदार आके मुझे बोलेगा सर आपकी क्वालिटी का, आपके प्रोडक्ट का तो बहुत डिमांड है, आप क्या करो मुझे ज्यादा सप्लाई कर दो। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन में मैंने क्या किया बताएं, मैंने एक डिवाइस लगाया सर। डिवाइस मतलब मैंने देखो ना कैसी अरेंजमेंट करी, ताकि मैं किसी को ना पागल बना सकूं, किसी को एड़ा बना सकूं। ठीक है, जैसे वो नहीं काला जादू वगैरह करने वाले बाबा लोग रहते हैं, वो आपको मतलब ऐसा सब लोगों को लगा के आपके साथ करेंगे, वैसा ही रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कोई मैं एक्ट लगाता हूँ जो आपको, और इंग्लिश में हमारी अंग्रेजी में किसी को पागल बनाना, किसी को फ्रॉड करना किसी के साथ, उसको कहा जाता है सर डिसीव। डिसीव मतलब मैंने किसी को एड़ा बनाया। ठीक है, जब किसी को कोई चीज मिलती है ना उसको हम कैसे क्या कहते हैं, रिसीव। मैं किसी से उसका हक छीन रहा हूँ तो उसको हम कहेंगे सर डिसीव। देखा ना किस तरीके से मैं रिलेट करवाता हूँ वर्ड्स के साथ, सेम टू सेम होता है मेरे बैच में भी सर। तो कभी अगर गलती से ज्वाइन भी कर लिया ना, तो तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा लॉ अगर आज यहाँ पे है ना, अगर तुमको लगता है वो 100% पे है, तो ये मैं लेके जाऊंगा टू द वेरी नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे आपको लॉ में 100% हो 50% हो उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लिए लॉ हो जाएगा सिर्फ एक खेलने वाली चीज। तो ऐसे एक होता है, और एक लास्ट होता है, अगर किसी कानून ने, किसी लॉ ने बोल दिया ना अगर ऐसा 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 होगा तो इसको हम फ्रॉड मानेंगे सर, ऐसा 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 हो गया तो इसको हम फ्रॉड मानेंगे, तो इस केस में हम इसको भी फ्रॉड कहते हैं। तो ये हो गई 5 चीजें फ्रॉड की, कि फ्रॉड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि 5 तरीके से फ्रॉड होता है। अभी मियर साइलेंस, देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, आईसीआई ने लिखा, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस वेयर साइलेंस इज अ फ्रॉड, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस। तो आईसीआई आपको ये प्रपोजिशन के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है, जबकि दिसंबर 2023 की जो सबसे ज्यादा कॉपीज मेरे पास है, बच्चे ये भी लिख चुके हैं। अरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों,
यहाँ पे कहाँ पूछा है इसके बारे में कुछ, ये लिखता है कुछ सर्कमस्टेंसेस से साइलेंस इज अ फ्रॉड, प्लीज एक्सप्लेन दो सर्कमस्टेंसेस। तो पहले आपको लिखना होता है फ्रॉड होता क्या है, और फिर आपको लिखना है वो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे साइलेंस फ्रॉड हो जाता है। और ऐसी ना सिर्फ दो ही सिचुएशन है सर, सिर्फ दो ही सिचुएशन है। कौन सी दो सिचुएशन है? जब आपका ड्यूटी था बताना, आपका ड्यूटी था टू स्पीक, लेकिन आप शांत बैठे, आपने बताया नहीं। ऐसा कब होता है सर ड्यूटी? मैं आपसे एक ये मैं ए हूँ और अब बी हूँ, मैं आपको बोलता हूँ देख मैं तेरे भरोसे में सब ले रहा हूँ, जो भी चेकिंग करनी है देखो कर ले, जो भी सब करना है तू कर ले, मैं कार जो है ना ले लूंगा तेरे भरोसे। तो यार मैं तेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट हूँ सर, मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तेरे ऊपर ट्रस्ट रख रहा हूँ, तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहा हूँ, अभी भी तू नहीं बता रहा है, तो ये फ्रॉड हो जाता है सर। ये फ्रॉड हो जाता है। अगर तू नहीं बताता है ना मुझे सही से, ये 5 चीजों में कहीं भी तू गिर गया, सही से वो चीजें नहीं एक्सप्लेन करेगा, तो फ्रॉड हो गया सर। और मैंने किसी को बोला कि यार ये गाड़ी सेकंड हैंड है क्या, और उसने ना आंसर ही नहीं दिया मुझे। तो देखो कहीं ना कहीं आपका साइलेंस जो था ना, आपने शांत बैठा, तो मुझे क्या लगा अच्छा नहीं है, मतलब बेसिकली नो बोल रहा था, ये फर्स्ट हैंड गाड़ी, मुझे लगा उसका ईगो हर्ट हो गया है। साले मैं तेरे को पूछा हूँ, तूने चुपचाप बता देना चाहिए था ना, हाँ सेकंड हैंड है, तूने बताया नहीं, मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट हैंड है चलो ले लेता हूँ, क्योंकि तू कुछ बोला ही नहीं। तो ये केस में भी सर, ये दो ही केस होते हैं जहाँ पे साइलेंस ही स्पीच हो जाता है आपका, और सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में जहाँ पे आपकी बात करने की ड्यूटी टू स्पीक थी। तो मैं शुरू करता हूँ सर इसके आंसर के साथ। इसके आंसर इतना इतना ज्यादा कुछ इसका आंसर बनेगा नहीं, लेकिन आप लोग शॉक हो जाओगे ये सुन के कि ये क्वेश्चन आया था पेपर में 7 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, देखो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ विद माई आंसर। अगर ये आपकी आंसर शीट है तो सर मिडल ऑफ द पेज पे आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15, इसको आना चाहिए मस्त बॉक्स। और शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा एरो मार के लिखूंगा सर, एज पर द प्रोविजन, प्रोविजन कुछ नहीं लिखना मुझे, सिर्फ एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रॉड मीन्स। सर ये मीन्स इंक्लूड्स ऐसे वर्ड, यार ऐसे मीन्स लिख दो चलेगा, वो एग्जामिनर ये नहीं चेक करने वाला आप मीन्स इंक्लूड सही से लिख रहे हो कि नहीं। तो पहली केस मैंने आपको क्या बोली, मुझे पता है कोई चीज झूठी, फिर मैं बता रहा हूँ, दैट इज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पता है, मैं मेरे वर्ड्स में लिखता हूँ, देखो कीवर्ड्स कैसे इसमें आ जाएंगे। हाँ दैट इज मेरे लिए कन्वेइंग, कोई बच्चा है जो टेलिंग लिखेगा, बिंदास लिख दो बेटा, टेलिंग भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। टेलिंग अ फैक्ट टू समबडी which which he or she knows to be not true, not true। सर ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं हो जाएगा? आपको पता है वो क्या दिखने वाला है? अच्छा यहाँ पे आपको लिखना है even when he or she knows it to be false, even when he knows it to be false। तो सर वो सिर्फ इतना दिखने वाला, मैं इतना अंडरलाइन करूंगा, conveying not true knows to be false, बस मैं इतना लिखूंगा ना सर, मेरे मार्क्स बन जाए। किसी का अच्छा अच्छा लिख पाता है ना कोई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिंदास लिखिए। लेकिन कोई अगर है ऐसा कि सर ये मैं इस लेवल पे बता रहा हूँ, एवरेज बच्चे के लेवल पे बता रहा हूँ, एकदम मठ बच्चे के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ जिसको कुछ आता ही नहीं। और मैं एकदम ऐसे रैंकर डिस्टिंक्शन वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिसको सब रट हो जाता है, मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, 100% एफर्ट्स ले रहा है बच्चा, फिर भी क्वेश्चन होते सर कैसे लिखना है, तो मैं उसके हिसाब से ये पेपर लिख रहा हूँ। अगर ऐसा लॉ का पेपर लिखते हो तो आपको 55 से लेके 70 मार्क्स तक आराम से स्कोर हो जाएंगे। 55 से एक मार्क भी कम आ गया ना सर, 54 भी आ गए, मुझे मैसेज कर देना, तुम्हारा सारा आगे का खर्चा मैं उठा लूंगा। लेकिन ऑब्वियसली तुमने पढ़ाई करी होनी चाहिए, तो ऐसे कोई भी मतलब ऐसे मत कर लेना, ठीक है सर। सेकंड मैंने आपको क्या बोला, मैं कोई चीज छुपाता हूँ आपसे जब मुझे पता है कि वो बताना बहुत जरूरी, दैट इज इसको हम लिखते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। अगर किसी को स्पेलिंग्स याद रखने में दिक्कत हो जाती है, किसी को कीवर्ड्स याद रखने में दिक्कत हो जाती है, प्लीज जाइए, मैंने एक वेबिनार अपलोड करा है सर। ये वेबिनार जो मैंने कंडक्ट किया था ना जिसमें 80 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, वहां पे उस वेबिनार में मैंने इस बारे में बात करी, बहुत सही से साइंटिफिक टेक्निक दी है जिससे आपको वर्ड्स कभी आप नहीं भूलोगे। सो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, ये वर्ड मत भूलना, फैक्ट फैक्ट लिखना ही आपको। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ऐसा वर्ड आपको मॉडल में नहीं दिखेगा वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल में आपको दिखेगा कि somebody has the knowledge और belief वगैरह, यानी अपने को नहीं लिखना है। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स इट सर, एक्टिव कंसीलमेंट को पूरा बॉक्स। तीसरा चीज मैंने आपको बताया, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ एवी हवे में, दैट इज
promise made without intention to perform it. देखिए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। सर यार तो पूरा अंडरलाइन कर, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है तब भाई, पूरा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने आपको क्या बोला, कोई डिवाइस लगा दिया मैंने किसी को हेडा बनाने के लिए, दैट इज एनी अदर डिवाइस लगाना, यानी फिटेड टू डिसीव। कॉन्सेप्ट को बार बार सुनोगे ना मेरी, तो ये याद होना शुरू हो जाएगा आपको। जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोलता रहता हूँ डिसीव और ये सब चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएगी। डिवाइस फिटेड टू डिसीव, दैट्स इट सर, दैट्स इट। और एक लास्ट वाला जो था ना, दैट इज इफ लॉ प्रिस्क्राइब्स। सर ये क्या वर्ड है, नहीं आता मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इफ लॉ टेल्स, चलेगा। इफ लॉ टेल्स सम एक्ट एज फ्रॉडुलेंट, अगर कायदे ने ही बताया है तो उस केस में लॉ को अंडरलाइन कर देना है। लॉ है सर, यहाँ पे एक्ट लिखा, तो अरे एक्ट ही लिखना होता है। मैं बोला ना, मैं उस बच्चे के हिसाब से सबको करवा रहा हूँ जो एवरेज लेवल पे बैठता है। सर अगर आप इससे अच्छा लिख सकते हो तो आप तो बहुत ही आगे हो, लेकिन आप इतना लिख गए ना जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप इतना तो श्योर हो जाओगे कि लॉ आपका निकलेगा ही निकलेगा। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। सर क्वेश्चन मुझे पूछता है मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी साइलेंस फ्रॉड होता है, वो कौन सी सिचुएशन। तो यहाँ पे लिखूंगा सर, देखो लिखना कैसे होता है, इसको हम कॉन्टेक्चुअल लाइन कहते हैं, जो लिखना बहुत मैंडेटरी होता है। मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बट इन फॉलोइंग केसेस साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड। कौन सी केसेस सर, कौन सी केसेस? अभी तो मैंने बताया, जब आपका ड्यूटी टू स्पीक था, बात नहीं किए, और जब आपके साइलेंस ही इक्विवेलेंट टू स्पीच है सर। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनेगा ड्यूटी टू स्पीक बट पार्टी रिमेन्स साइलेंट। इसके मेरे को क्या बोला, मैंने किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, किसी के ऊपर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस डाल देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि व्हेन वन पार्टी पुट्स ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, और क्या और बोला था मैंने आपको, डिपेंडेंसी। ओके, व्हेन वन पार्टी पुट्स ट्रस्ट कॉन्फिडेंस डिपेंडेंसी ऑन another party and that another party remains, if everything keeps silence, बस इतना ही। मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिए वैन की जगह जो मैंने लिखा ना, वैन वन पार्टी पुट्स ट्रस्ट, तो बेसिकली ये यही है, ड्यूटी टू स्पीक था लेकिन आपने शांत को सिर्फ ट्रस्ट को अंडरलाइन करना है, कॉन्फिडेंस एंड डिपेंडेंसी को अंडरलाइन करना है, बन गया एक पॉइंट पूरा। सेकंड पॉइंट क्या था सर? सेकंड पॉइंट मैंने बोला था जब साइलेंस वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। क्या बात करते हो सर? यहाँ पे अगर हो सके तो इसको भी बॉक्स मार के रख दीजिए, क्योंकि यही आपका मेन आंसर है सर। सर इतना बड़ा बॉक्स शायद भी नहीं लगेगा, आप जाके रैंकर्स के पेपर देख लीजिए सर। बहुत कम रैंकर्स जिनके पेपर में हैंडराइटिंग बहुत सही होती है। जनरली ऑल इंडिया रैंकर 1 2 3 4 जो रहते हैं उनके पेपर्स देखोगे तो समझ जाएगा आपको हैंडराइटिंग का कितना कम इंपॉर्टेंस है सी एग्जाम में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ वन पार्टी, आप एग्जांपल जैसा लिखना है, इफ वन पार्टी टेल्स अनदर, इफ वन पार्टी टेल्स अनदर, या फिर हम बोलेंगे इफ वन पार्टी आस्क्स अनदर दैट इफ यू स्टे साइलेंट I will assume that this article item जो भी आपको लिखना है is good. Now if the other party even after knowing that the article is bad keeps silence, then his silence is
इक्वल टू स्पीच। बस सर बन गया आंसर, बन गया आंसर। यहाँ पे सिर्फ लिखना है इन बोथ अबाउ केसेस साइलेंस इज फ्रॉड, दैट्स इट। सो यहाँ पे क्यों नहीं अंडरलाइन किया? अरे यहाँ पे ना मैंने एग्जांपल लिखा ना, ये ऐसे ही है ऐसे कि इसमें ये एग्जांपल नहीं है, थोड़ा मैंने अलग लिखा, लेकिन आप बिल्कुल भी बिंदास लिख सकते हो ये चीज। यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं था। क्या सही प्रेजेंटेशन कर रहे हो एवरीडे, और डे बाय डे मैं देख रहा हूँ जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट में है ना। अच्छा, आप में से अगर कोई बच्चे चाहते हैं कि सर हमें ना आंसर्स भी चेक करवाने हैं, आप क्या करिए, मेरे वेबसाइट पे चले जाइए air3ca.graphy.com, ये वेबसाइट पे चले जाइए। यहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगा जो रहेगा फ्री का, ठीक है, फ्री कोर्स रहेगा। तो ये जो रहेगा ना, दिस विल बी फॉर सबमिशंस। अगर कोई मुझसे चेक करवाना चाहता है ना, तो सबमिट यहाँ पे कर सकते हो, आपके आंसर शीट्स में चेक करके दूंगा। और दूसरा केस है सर, दूसरा केस होता है, आप क्या कीजिए, मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 9261388606, इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और एवरी डे के नहीं सर, लेकिन मैं एक आध बार के आंसर्स आपके चेक कर सकता हूँ, क्योंकि एवरी डे इतने मैसेज आएंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप मुझे भेज दीजिए, जो जल्दी भेज सकते हैं मैं उनके ही चेक कर पाऊंगा, क्योंकि आपको तो पता है क्राउड कितना ज़्यादा है, इतने नहीं हो पाएंगे। तो जो सबसे लेटेस्ट सबसे जल्दी भेजेंगे उनके मैं बिल्कुल चेक करके उनको पर्सनलाइज्ड फीडबैक ज़रूर दूंगा सर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई एंड दिस डे, कौन सा डे आज अपना, मैं भी भूल गया यार, डे 6 हियर ओनली। थैंक यू एंड गुड डे।